Hello everyone, hope you all are doing good. So in the last class we were discussing marathon session on irrigation engineering. इसमें एक क्लास में बीच में वॉइस नहीं आ रही थी तो उसी क्लास को मैं दोबारा अपलोड कर रहा हूँ ये. नाउ आई विल बी टेकिंग द सेम टॉपिक जो लास्ट क्लास में किया हुआ था. तो हमारा मैराथन सेशन चल रहा था इरिगेशन इंजीनियरिंग के ऊपर. हम बात कर रहे थे डैम्स की. वी वर टॉकिंग अबाउट डैम्स. डैम्स में हमने मोड्स ऑफ फेलियर देख लिए थे. मोड्स ऑफ फेलियर में आखिरी मोड ऑफ फेलियर था हमारा स्लाइडिंग. उसी के आगे हमें कंटिन्यू करना था. स्टार्ट करने से पहले बेसिक अनाउंसमेंट्स है. मेरी जितनी भी फ्री क्लासेस हैं, स्पेशल क्लास हो, यूट्यूब क्लास हो, उनको क्लब करके आपके लिए प्रेजेंट कर दिया गया है. इफ़ यू वांट टू एक्सेस दो फ्री क्लासेस यू कैन सिंपली स्कैन दिस कोड. आप इस कोड को स्कैन कर सकते हैं. यू विल बी एबल टू एक्सेस ऑल माई क्लासेस. देन यू कैन सेव अप टू 44%. आप 44% तक सेव कर सकते हो ऑन योर गेट एनी ऐसी सब्सक्रिप्शन. नेक्स्ट फॉर दैट यू कैन use this code. Then on 25th of August we are launching a new batch. 25 अगस्त को नया बैच लॉन्च कर रहे हैं फॉर गेट एन ESC 24. द टॉपिक विच इज स्टार्टिंग इज स्ट्रक्चर एनालिसिस. टॉपिक जो स्टार्ट हो रहा है वो स्ट्रक्चर एनालिसिस स्टार्ट हो रहा है इसके अंदर. देन आइकॉनिक सब्सक्राइबर के लिए हमने एक्सक्लूसिव आइकॉनिक टेस्ट सीरीज लॉन्च की हुई है. इसमें आपको 140 से ज़्यादा क्वेश्चन मिल जाएंगे पर ब्रांच. All the questions are curated by the top educators. So if you want to practice, you can go for this test series. देन अनअकैडमी लाइट पे डिस्टेंस लर्निंग प्रोग्राम भी एक्टिवेट कर दिया गया है. इसमें आपको टेस्ट सीरीज और प्रिंटेड नोट्स मिल जाएंगे फॉर गेट एंड ESC. जो प्रिंटेड बुक्स हैं इसमें तकरीबन 8000 के आसपास पेजेस हैं. 2 ट्रेंच में मिलेंगे आपको ये. साथ में टेस्ट सीरीज भी मिल जाएगी. अलॉन्ग विद दिस टेस्ट सीरीज विल ऑल्सो बी अवेलेबल. तो जिन लोगों को भी नोट्स चाहिए और टेस्ट के लिए प्रैक्टिस करना है दे कैन गो फॉर दिस. नेक्स्ट आपका जो कॉम्बैट है, योर नेक्स्ट कॉम्बैट इज ऑन 25th ऑफ अगस्त. 21 अगस्त को हमारा कॉम्बैट. इट इज़ अ स्कॉलरशिप टेस्ट सीरीज. इसमें जो भी स्कॉलरशिप मिलती है उसको आप यूज़ कर सकते हैं सब्सक्रिप्शन अवेल करने के लिए. अप टू 90% ऑफ द सब्सक्रिप्शन कैन बी अवेल्ड विद द हेल्प ऑफ दिस कॉम्बैट. देन नो कॉस्ट EMI इज ऑल्सो बीइंग रोल्ड आउट. नो कॉस्ट EMI भी रोल आउट कर दी गई है आपके लिए. सो इफ यू वांट टू अवेल यू कैन गो फॉर दिस फीचर ऑल्सो. Then your gate is only 6 months away. So if you want to get the benefits of Iconic, you can avail it over the plus at a minimal cost. तो ये तो हमारे बेसिक अनाउंसमेंट थे. अब मैंने आपको फेलियर तक बता दिया था. उसके बाद में अब मेरे को डिस्कस करना है प्रिंसिपल स्ट्रेस. तो प्रिंसिपल स्ट्रेस और शेयर स्ट्रेस की बात करनी है. वी हैव टू टॉक अबाउट प्रिंसिपल स्ट्रेस एंड शेयर स्ट्रेस. तो रिजर्वोयर एम्प्टी केस ये भी हो गया था. प्रिंसिपल स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस की बात करनी है. सो मोड्स ऑफ फेलियर हो गए थे. ये रहा. सो फ्रॉम हेयर वी हैव टू स्टार्ट द डिस्कशन. यहाँ से हमें डिस्कशन को स्टार्ट करना था. तो प्रिंसिपल स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस की बात करनी है. फ्रॉम हेयर द डिस्कशन वाज टू बी कैरिड आउट. तो स्टार्ट करते हैं. विल स्टार्ट ऑफ द डिस्कशन कि प्रिंसिपल स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस का क्या सिग्निफिकेंस है यहाँ पे. व्हाट इज द सिग्निफिकेंस ऑफ प्रिंसिपल स्ट्रेस शेयर स्ट्रेस हियर. सो इन ऑर्डर टू एनालाइज दैट, उसको एनालाइज करने के लिए फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, जो भी हमारा वर्टिकल स्ट्रेस है, चाहे वो पी मैक्स हो चाहे वो पी मिनिमम हो. 2 स्ट्रेस निकाले थे लास्ट क्लास में हमने. पी मैक्स पी मिनिमम टो पे और हील पे रिजर्वोयर फुल कंडीशन में, और मैक्सिमम हो रहा था हील पे और मिनिमम हो रहा था टो पे रिजर्वोयर एम्प्टी कंडीशन में. तो जो भी वर्टिकल स्ट्रेस निकाले थे, चाहे आपने निकाला हो पी मैक्स चाहे आपने निकाला हो पी मिनिमम, वो क्या नहीं थे, वो डायरेक्ट मैक्सिमम और मिनिमम स्ट्रेसेस नहीं थे. So vertical stresses, that is P max or P minimum, is not the maximum or minimum direct stress produced anywhere in the dam. वो मैक्सिमम और मिनिमम डायरेक्ट स्ट्रेस नहीं है जो हमारे डैम में प्रोड्यूस हुए हैं. वो तो बस वर्टिकल स्ट्रेस की मैक्सिमम वैल्यू थी. दैट वाज द वर्टिकल स्ट्रेस व्हिच वाज प्रोड्यूस्ड मैक्सिमम एट द टो और हील डिपेंडिंग अपॉन द रिजर्वोयर फुल और एम्प्टी कंडीशन. पर वो क्या नहीं थे, वो मैक्सिमम और मिनिमम डायरेक्ट स्ट्रेसेस नहीं थे. इस चीज का ध्यान रखना है. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, द मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस विच विल बी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस. जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगी वो क्या होगी, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगी. और वो कहाँ एक्ट करेगी, मेजर प्रिंसिपल प्लेन पे एक्ट करेगी. तो जो मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस होगा वो हमारा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस होगा और वो एक्ट करता है हमारे मेजर प्रिंसिपल प्लेन पे. इसीलिए अगर हमारे को कंडीशन अप्लाई करनी है दैट फॉर नो कंप्रेशन फेलियर और नो क्रशिंग फेलियर, हम क्या बोलते हैं, हम ये नहीं बोलेंगे कि पी मैक्स की वैल्यू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से कम होनी चाहिए. सो फॉर नो कंप्रेशन फेलियर आप ये कंडीशन नहीं लगाओगे दैट पी मैक्स शुड बी लेस देन कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द कंक्रीट. ये कंडीशन काम नहीं करेगी. कंडीशन क्या लगानी पड़ेगी मुझे कि मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से क्या होना चाहिए, कम होना चाहिए. तो अगली कंडीशन इसलिए बताई, hence for no failure in crushing or compression, major principal stress should be less than what,
मैक्सिमम परमिसिबल कंप्रेसिव स्ट्रेंथ। तो कहने का मतलब है हमने जो पीछे वर्टिकल स्ट्रेस निकाले थे, ये आपको डायग्राम दिखा देता हूँ मैं निकाल के वापस। हमने जो पीछे वर्टिकल स्ट्रेस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाली थी, ये वर्टिकल स्ट्रेस की मैक्सिमम और मिनिमम वैल्यू निकाली थी, ये क्या नहीं है, ये हमारे मैक्सिमम नॉर्मल डायरेक्ट स्ट्रेसेस नहीं है। दीज आर नॉट मैक्सिमम नॉर्मल डायरेक्ट स्ट्रेसेस। इसका मतलब ये प्रिंसिपल स्ट्रेसेस नहीं है। तो हमें प्रिंसिपल स्ट्रेस निकालना पड़ेगा। वी हैव टू कैलकुलेट द प्रिंसिपल स्ट्रेस। अब बात आके रुकती है, भैया कैसे निकालोगे प्रिंसिपल स्ट्रेस, हाउ यू विल कैलकुलेट द प्रिंसिपल स्ट्रेस। तो पहला केस लिया, फर्स्ट केस हमने कंसीडर किया किसको, टो को। आई एम कंसीडरिंग द टो। तो मुझे प्रिंसिपल स्ट्रेसेस निकालने हैं कहाँ पर, टो के ऊपर। तो प्रिंसिपल स्ट्रेस दैट द टो इज टू बी कंप्यूटेड, निकाल लेंगे भैया प्रिंसिपल स्ट्रेस टो पे। टो पे एक एलिमेंट कंसीडर किया, ABC मेरा एलिमेंट है, इस एलिमेंट को बाहर निकाला। सो दिस एलिमेंट इज बीइंग सेपरेटेड आउट। तो ये एलिमेंट बाहर निकाला। अब चेक करो इसके ऊपर कौन कौन से स्ट्रेसेस लग रहे हैं। एक हमारा वर्टिकल स्ट्रेस PV, यानी P मैक्सिमम यही है वर्टिकल स्ट्रेस। एक लग रही है इसके ऊपर शेयर स्ट्रेस। इसका मतलब ये तो हमारा मेजर प्रिंसिपल प्लेन नहीं है और ये हमारी मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस नहीं है, तो शेयर स्ट्रेस लग रही है। चलो ठीक है। हमारे एलिमेंट की जो लेंथ है बोर्ड के अंदर वो 1 यूनिट है, क्योंकि डैम की लेंथ भी कितनी थी, 1 यूनिट थी। दिस एंगल इज 90 डिग्री, ये एंगल हमारा 90 डिग्री है। हमारे फेस AB के ऊपर क्या लग रहा है, वाटर प्रेशर लग रहा है। AB के ऊपर वाटर प्रेशर लग रहा है, ठीक है, वाटर प्रेशर लग रहा है। हमारे फेस ने कितना एंगल बना रखा है, अल्फा एंगल बना रखा है विद दी वर्टिकल। तो ये वाला एंगल कितना हुआ, 90 माइनस अल्फा, ये 90 डिग्री है, तो ये एंगल भी कितनी हो गई, अल्फा हो गई। दिस एंगल ऑल्सो बिकम्स अल्फा। हमारे प्लेन CBA के ऊपर जो स्ट्रेस लग रही है वो हमारी क्या है, वो हमारी प्रिंसिपल स्ट्रेस है। अब मेजर है माइनर है वो तो चेक करना पड़ेगा। इन दोनों प्लेन के ऊपर क्योंकि शेयर स्ट्रेस नहीं है, सिंस प्लेन CB एंड BA आर फ्री फ्रॉम शेयर स्ट्रेसेस, हम बोल सकते हैं सिग्मा और P डैश क्या है, प्रिंसिपल स्ट्रेसेस है। तो प्रिंसिपल स्ट्रेसेस वो स्ट्रेसेस होते हैं जिनकी वैल्यू एब्सोल्यूट मैक्सिमम नॉर्मल स्ट्रेस के बराबर होती है। जिस प्लेन पे लगते हैं उन्हें हम प्रिंसिपल प्लेन बोलते हैं, और इन प्लेन के ऊपर शेयर स्ट्रेस एक्ट नहीं करता। ऑन दिस प्लेन शेयर स्ट्रेस डू नॉट एक्ट। क्लियर है चीज, तो ये बात भी समझ में आती है। दिस पॉइंट कैन आल्सो बी अंडरस्टूड। अब मेरा एम है इस प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू निकालना। तो भैया प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू कैसे निकालो, इस एलिमेंट के ऊपर इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम लगा देते हैं। ऑन दिस एलिमेंट इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम कैन बी अप्लाइड। तो लगाई पहली इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम, सिग्मा FI 0 सिग्मा FX 0। तो पहली इक्वेशन उठाई सिग्मा FI 0। तो सिग्मा FI 0, जरा देखो वाई डायरेक्शन में कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं। एक लग रहा है PV, यहीं पे इक्वेशन लिख देता हूँ मैं आपको, इक्वेशन लिख देता हूँ यहीं पर। तो पहली ऊपर वाले फोर्स लग रहा है PV, फिर आएगा x इंटू 1। तो PV x इंटू 1, ये फोर्स निकल के आ गया डाउनवर्ड डायरेक्शन में, तो माइनस सिग्मा। अच्छा सिग्मा का कौन सा कॉम्पोनेंट वर्टिकल डायरेक्शन में, ये अल्फा है तो ये भी अल्फा है, तो कॉस अल्फा, कॉस अल्फा। एरिया कितना है इसका, 1 इंटू वॉट। अगर ये हमारी वैल्यू x है, इफ दिस इज x, ये 90 डिग्री है, तो हमें क्या पता है, हाइपोटेन्यूज पता है, बेस निकालना है। हाइपोटेन्यूज पता है हमें, बेस निकालना है। तो इसका मतलब इसकी वैल्यू बेस कितनी होगी, एक्स कॉस अल्फा। एक्स कॉस अल्फा इंटू 1 इज द एरिया, एरिया ऑफ CB प्लेन। नेक्स्ट माइनस P डैश, P डैश का वर्टिकल कॉम्पोनेंट 90 माइनस अल्फा, यानी कॉस 90 माइनस अल्फा मतलब साइन अल्फा, साइन अल्फा। फिर कितनी वैल्यू है इसकी, अगर ये x है, ये 90 डिग्री है, परपेंडिकुलर निकालना है, एरिया निकाल लिया, x साइन अल्फा इंटू 1, दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो मैंने इक्वेशन लिख दी एक स्टैटिक इक्विलिब्रियम की। सो एन इक्वेशन ऑफ स्टैटिक इक्विलिब्रियम इज रिटन। तो मुझे सिग्मा निकालना है यहाँ से, x तो कैंसिल आउट हो गया, x इज कैंसल्ड आउट। तो x हमारा कैंसिल आउट हुआ, तो x हमारा कैंसिल आउट हुआ, सो x इज कैंसल्ड आउट। तो x हमारी कैंसिल आउट हो गई, तो x हमारी कैंसिल्ड आउट हो गई, सो cos अल्फा, तो x इज कैंसल्ड आउट। अब सिग्मा की वैल्यू निकालनी है, तो सिग्मा cos स्क्वायर अल्फा, ठीक है, दिस इज इक्वल टू व्हाट, ये वैल्यू यहीं रहेगी, PV माइनस P डैश साइन स्क्वायर अल्फा। तो सिग्मा निकाल लो यहाँ से। तो सिग्मा इज इक्वल टू PV माइनस P डैश साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। तो देखो पीछे ये रिलेशनशिप होगी कहीं ना कहीं पे। तो PV माइनस P डैश साइन स्क्वायर अल्फा अपॉन कॉस स्क्वायर अल्फा। तो PV सेक स्क्वायर अल्फा माइनस P डैश साइन बाय कॉस 10 10 स्क्वायर अल्फा। अब ये हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस है, मेजर है माइनर है, ये कैसे डिसाइड किया, ये भी डिसाइड कर सकता हूँ। ये मेजर है माइनर है, ये कैसे डिसाइड कर सकते हैं, हाउ इट कैन बी डिसाइडेड, देखो चेक करो।
देखो सेक अल्फा की वैल्यू हमेशा 1 से बड़ी, तो सिग्मा हमेशा पीवी से बड़ा। इसका मतलब क्योंकि सिग्मा पीवी से बड़ा, सिग्मा क्या हो गया हमारा, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हो गया। तो दोनों ही प्रिंसिपल स्ट्रेस हैं, पर दोनों में से किसकी वैल्यू ज़्यादा है वो मैग्नीट्यूड पे डिपेंड करेगा। अब क्योंकि सिग्मा की वैल्यू पीवी से ज़्यादा है, इसका मतलब क्या हुआ, वो हमारा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, दैट इज मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस। क्लियर है? क्लियर है बात? चलो समझ में आती है चीज़, आगे बढ़ते हैं। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ये बोल रहा है अगर आपकी प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए, अगर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू मैक्सिमम होनी चाहिए तो हमारा पी डैश क्या होना चाहिए, जीरो। और पी डैश शुड बी इक्वल टू जीरो। तो पी डैश जीरो होना चाहिए, पी डैश की वैल्यू जीरो, इसका मतलब टेल पे कोई पानी है ही नहीं, तो बोल सकते हैं, तो व्हेन नो टेल वाटर इज प्रेजेंट, पी डैश की वैल्यू जीरो है, तो सिग्मा की वैल्यू कितनी आ जाएगी, सिग्मा की वैल्यू होगी पी वी सेक स्क्वायर अल्फा माइनस जीरो। क्लियर है चीज? तो आप बोल सकते हो हेंस फॉर नो फेलियर इन कंप्रेशन और क्रशिंग मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस सिग्मा मस्ट बी लेस देन द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट। तो ये हमारा पहला केस बन गया, दिस बिकम्स अवर फर्स्ट केस। तो ये टो पे हमने क्या निकाल लिया, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाला, और मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की एब्सोल्यूट मैक्सिमम वैल्यू निकाली जब टेल पे कोई पानी नहीं हो। अच्छा, इस कैलकुलेशन के अंदर कहीं भी हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर कंसीडर नहीं हुआ था। अगर आप हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर को भी कंसीडर करोगे, क्रिटिकल केस क्या होता है, हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर लगे डाउनस्ट्रीम साइड पे, अगर हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर लगेगा डाउनस्ट्रीम साइड पे पीई, तो इसका मतलब टेल वाटर प्रेशर में से इसको मुझे घटाना पड़ेगा, इट हैज टू बी सब्ट्रैक्टेड फ्रॉम द टेल वाटर प्रेशर। तो लिखा हुआ है नोट के अंदर, इफ हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर इज आल्सो कंसीडर्ड, तो उस केस में हमारा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो टो पे निकल के आता है वो है पी वी सेक स्क्वायर अल्फा माइनस पी डैश माइनस पीई टेन स्क्वायर अल्फा। और पीई क्या है हमारी, हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर है, so PV will be hydrodynamic pressure. क्लियर है? नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगला नोट क्या बोल रहा है, अगला नोट बोल रहा है इफ प्रिंसिपल स्ट्रेस इज टू बी कंसीडर्ड एट द हील ऑफ द डैम, अगर आपको प्रिंसिपल स्ट्रेस टो की जगह हील पे कंसीडर करना है, क्या चेंज आएगा, एक तो पीवी जो पीछे मैक्सिमम था मिनिमम हो जाएगा, तो मिनिमम हो जाएगा, अल्फा की जगह बीटा हो जाएगा, जिसमें बीटा क्या है, बीटा इज द एंगल मेड बाय द अपस्ट्रीम फेस ऑफ द डैम विद द वर्टिकल। अपस्ट्रीम फेस जो डैम का है ये वर्टिकल के साथ कितना एंगल बना रहा है, इसको मैं क्या बोलूंगा, बीटा बोलूंगा। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, अगर आपने हाइड्रोडायनेमिक फोर्स भी कंसीडर किया तो वाटर प्रेशर के साथ क्या जुड़ जाएगा, हाइड्रोडायनेमिक फोर्स भी जुड़ जाएगा, तो P प्लस पी हो जाएगा, so it will become P plus P। क्लियर है? अच्छा, दूसरी चीज यहाँ पे नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज व्हाट, अब क्योंकि हमारे केस में देखो फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस क्या था, हाँ, जो हमारा P इज ऑलवेज मोर देन P डैश, अपस्ट्रीम साइड पे जो पानी का प्रेशर है वो ज़्यादा होगा डाउनस्ट्रीम साइड के पानी के प्रेशर से, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नेक्स्ट, दूसरा पीवी जो टो पर है और जो पीवी हील पे है, टो वाली पीवी ज़्यादा है, हील वाली पीवी कम है, तो हील वाली पीवी कम है, इसका मतलब ये हुआ कि पीवी ज़्यादा पी डैश कम, यानी सिग्मा एट टो इज मोर देन सिग्मा एट हील। तो हमारी सिग्मा जो टो पे है, मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो टो पर है वो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस जो हील पर है उससे ज़्यादा निकल के आएगी, इट विल कम आउट टू बी मोर देन दैट। तो ये एनालिसिस भी कर सकते हैं, इसका मतलब टो और हील पे हमने मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस निकाला और उनके आपस में मैग्नीट्यूड को कंपेयर भी कर लिया। अब क्या बचता है हमारे पास, अब हमारे पास बचता है शेयर स्ट्रेस। तो मैंने वही टो वाला एलिमेंट ले रखा है, ये लो टो वाला एलिमेंट ही लिया हुआ है, तो एलिमेंट एट दी टो, इसमें आप सिग्मा एफ एक्स जीरो कर दो, तो शेयर स्ट्रेस इंटू एक्स इंटू वन, ये कर रखा होगा देखो इसमें, तो शेयर स्ट्रेस इंटू एक्स इंटू वन, तो टाउ इंटू एक्स इंटू वन, फर्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस वही आ जाएगा। फिर हमारे मैं फिर से एलिमेंट बना ही देता हूँ यहाँ पे आपको, आई ड्रॉ दी एलिमेंट ताकि आपको समझने में आसानी रहे। ये हमारा प्रिंसिपल स्ट्रेस था, ये वैल्यू अल्फा थी, ये वैल्यू पी डैश थी, और ये वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा था, ये वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा था 90 माइनस अल्फा, वर्टिकल के साथ एंगल बना रहा था 90 माइनस अल्फा, इसको हमने x बोल दिया था, दिस वाज टर्म्ड एज x।
तो अगर मैं इक्वेशन लिखूँ टाउ x इंटू 1, ये हमारा फोर्स डेवलप हुआ, दिस इज दी फोर्स शेयर। तो ये लेफ्ट डायरेक्शन में पॉजिटिव बोल दिया। अपोजिट डायरेक्शन में सिग्मा, इसका कौन सा कंपोनेंट आएगा इस बार साइन अल्फा, और ये एरिया कितना है इसका एक्स कॉस अल्फा इंटू 1। फिर हमारा पी डैश प्लस होगा, तो प्लस पी डैश कौन सा कंपोनेंट है कॉस साइन, तो साइन 90 माइनस अल्फा मतलब कॉस अल्फा। तो कॉस अल्फा ये कितना है एक्स की जगह क्या हो जाएगा एक्स साइन अल्फा इंटू 1, दिस मस्ट बी इक्वल टू 0, ये 0 के बराबर होना चाहिए। सो दिस शुड बी इक्वल टू 0। तो ये वैल्यू हमारी 0 के बराबर आ गई। अब अगर इसको हम सिंप्लीफाई करें, x तो हमारा कैंसल आउट हो गया, x इज कैंसल्ड आउट, तो x कैंसल्ड आउट हुआ। निकालनी हमें शेयर स्ट्रेस की वैल्यू। शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी होगी सिग्मा साइन अल्फा कॉस अल्फा माइनस पी डैश साइन अल्फा कॉस अल्फा, साइन अल्फा कॉस अल्फा। ठीक है, तो उसको क्या कर सकते हैं, साइन अल्फा कॉस अल्फा को बाहर निकाल सकते हैं। आई कैन रिमूव साइन अल्फा कॉस अल्फा फ्रॉम हियर। तो साइन अल्फा कॉस अल्फा बाहर निकाला और सिग्मा माइनस पी डैश लिख दिया। अब सिग्मा की वैल्यू पीछे आपने निकाल रखी है टो पे, यू फाउंड द वैल्यू ऑफ सिग्मा एट टो, उसको सब्स्टिट्यूट कर दो इसके अंदर, ये रही सिग्मा एट टो, पी वी सेक्स स्क्वायर अल्फा माइनस पी डैश सेन स्क्वायर अल्फा। अगर आप बोलोगे तो मैं निकाल के दे देता हूँ, इसमें पेज ऐड किया मैंने, आई एडिट द पेज। तो ये था हमारा साइन अल्फा कॉस अल्फा, तो साइन अल्फा कॉस अल्फा साथ में किसकी वैल्यू डालनी पड़ेगी, साइन अल्फा कॉस अल्फा साथ में किसकी वैल्यू यूज करनी पड़ेगी हमें, साथ में वैल्यू डालनी पड़ेगी मुझे प्रिंसिपल स्ट्रेस की। प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना था पी वी सेक्स स्क्वायर अल्फा माइनस पी डैश टेन स्क्वायर अल्फा माइनस पी डैश सो दिस इज द रिजल्ट विच इज बीइंग ऑब्टेन्ड। इसको अगर हम सिंप्लीफाई करें, इफ आई सिंप्लीफाई दिस साइन अल्फा कॉस अल्फा पी वी सेक्स स्क्वायर अल्फा माइनस पी डैश 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, so 1 plus 10 square alpha, 1 plus 10 square alpha, 1 plus 10 square alpha, तो sin alpha cos alpha pv sec square alpha minus p dash 1 plus 10 square alpha is equal to sec square alpha। इसमें तो ब्रैकेट लगाने की जरूरत ही नहीं है, sec square alpha आपका कॉमन आ जाएगा, खत्म। तो डायरेक्टली लिख देता, फिर बोलते कैसे डेराइव हुआ, अब इस बार डेराइव ही करके दे दिया। साइन अल्फा कॉस अल्फा सेक स्क्वायर अल्फा बाहर निकाला पी वी माइनस पी डैश, तो ये 1 बाय कॉस अल्फा, ये तो कटा, साइन अल्फा बाय कॉस अल्फा क्या बन गया टेन अल्फा बन गया। तो शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कितनी आ रही है पी वी माइनस पी डैश टेन अल्फा, और देखो यही पीछे लिखा हुआ है, कहाँ है पी वी माइनस पी डैश टेन अल्फा, ये हमारा शेयर स्ट्रेस होता है। अब अगर टेल वाटर नहीं है तो हमारा जो पी डैश है वो जीरो हो जाएगा, पी डैश विल बिकम जीरो। अगर आप हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर को कंसीडर करोगे टेल पे तो वो पी डैश में से सब्ट्रैक्ट हो जाता है, इट विल बी सब्ट्रैक्टेड। हील पे कंसीडर करोगे, इन दैट केस इट विल बी पी वी माइनस पी डैश की जगह पी आ जाएगा, यहाँ पर प्लस पीई होगा हाइड्रोडायनेमिक प्रेशर, 10 अल्फा की जगह 10 बीटा हो जाएगा, इंस्टेड ऑफ 10 अल्फा विल बी सेइंग 10 बीटा। तो ये हमारे क्या निकल के आ गया, प्रिंसिपल स्ट्रेस निकल के आ गया टो पे, हील पे, और शेयर स्ट्रेस की वैल्यू कैलकुलेट कर ली। नोट करो फटाफट चले।
नोट करो फटाफट, चले आगे फिर विल कंटिन्यू। चले, चलो आगे बढ़ते हैं। तो ये आपका स्ट्रेस हो गया कंप्लीट। नेक्स्ट प्रॉब्लम है इसके ऊपर, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द वेयर। अच्छा, विच ऑफ द फॉलोइंग आर द कॉजेज ऑफ द फेलियर ऑफ द वेयर, वेयर किस वजह से फेल होता है। रप्चर ऑफ द फ्लोर ड्यू टू अपलिफ्ट, अपलिफ्ट प्रेशर बढ़ जाएगा तो फ्लोर रप्चर कर जाएगा, सही बात है। रप्चर ऑफ द फ्लोर ड्यू टू द सक्शन कॉज्ड बाय द स्टैंडिंग वेव, सो रप्चर ऑफ द फ्लोर ड्यू टू द सक्शन कॉज्ड बाय द स्टैंडिंग वेव। तो फ्लोर का रप्चर हो गया किसकी वजह से, स्टैंडिंग वेव की वजह से, ठीक है। स्टैंडिंग वेव का मतलब क्या होता है, स्टैंडिंग वेव का मतलब क्या होता है, जंप। तो सही बात है, जंप की वजह से हाइड्रोलिक जंप बोल सकते हो आप। स्काउरिंग ऑफ द अपस्ट्रीम एंड डाउनस्ट्रीम ऑफ द वेयर, सही बात है, तीनों ऑप्शन सही है, ऑल थ्री ऑप्शंस आर करेक्ट। नेक्स्ट, डिजाइन स्टेप्स ऑफ द ग्रेविटी डैम। तो हमने स्ट्रेसेस की एनालिसिस कर ली, अब ग्रेविटी डैम को डिजाइन कैसे किया जाता है उसकी बात करते हैं। फर्स्ट, कंसिडर द यूनिट लेंथ ऑफ द ग्रेविटी डैम। तो सारी कैलकुलेशन किसके लिए होगी, यूनिट लेंथ के लिए कंसिडर होगी। मैंने एक यूनिट लेंथ कंसिडर करके आपको बना के दिखाई है डैम। तो यूनिट लेंथ कंसिडर करके डैम बना के दिखाया हुआ है। सो यूनिट लेंथ कंसिडर किया, डैम को बना के दिखाया। So consider the unit length of the gravity dam and find the magnitude and direction of all the forces. Horizontal भी ले लो, vertical ले लो। तो पहले मैंने यूनिट लेंथ कंसिडर किया डैम का, और इसके ऊपर मैंने क्या निकाला, और इसके ऊपर मैंने मैग्नीट्यूड और डायरेक्शन निकाला फोर्सेस का। कौन से फोर्सेस का, वर्टिकल फोर्स का भी और हॉरिजॉन्टल फोर्स का भी। इन सारे फोर्सेस की पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन निकाली। जब सारे फोर्सेस की पॉइंट ऑफ एप्लीकेशन निकाली तो क्या निकल के आई, उनकी लीवर आर्म भी निकल के आ गई। जब लीवर आर्म निकल के आ गई, मैंने सारे फोर्सेस की वजह से क्या निकाला, ओवर टर्निंग मोमेंट भी निकाला और रजिस्टिंग मोमेंट भी निकाला। जब ओवर टर्निंग और रजिस्टिंग मोमेंट निकल के आ गया, मैंने नेट मोमेंट भी कैलकुलेट कर लिया। सो कैलकुलेट द रिजल्टेंट मोमेंट। अब जब आपका रिजल्टेंट मोमेंट निकल के आ गया, नाउ यू कैन कैलकुलेट द लोकेशन ऑफ द रिजल्टेंट फोर्स फ्रॉम द टो। आपका जो रिजल्टेंट फोर्स है ये टो से कितनी दूरी पे है, कैसे, आपने रिजल्टेंट मोमेंट तो निकाल ही लिया है। सो रिजल्टेंट मोमेंट इज कंप्यूटेड, इट इज इक्वल टू रेजिस्टिंग मोमेंट एंड ओवरटर्निंग मोमेंट। तो रिजल्टेंट मोमेंट वी हैव फाउंड। अब आप क्या कर सकते हो, रिजल्टेंट की दूरी निकाल सकते हो टो से। आई कैन कैलकुलेट द डिस्टेंस ऑफ द रिजल्टेंट फ्रॉम द टो। सो डिस्टेंस ऑफ द रिजल्टेंट फ्रॉम द टो, हाउ इट कैन बी कंप्यूटेड, मोमेंट बराबर कर दो। सो समेशन v इनटू व्हाट, x बार इज इक्वल टू समेशन m। तो समेशन v इनटू x बार इज इक्वल टू व्हाट, समेशन m। तो आप x बार निकाल सकते हो, इट इज इक्वल टू समेशन m बाय समेशन v। अब जैसे ही आपको x बार मिल गया, एसेंट्रिसिटी निकाल सकते हैं। एसेंट्रिसिटी इज इक्वल टू व्हाट, b बाय टू माइनस x बार। तो एसेंट्रिसिटी की वैल्यू आ गई b बाय टू माइनस x बार। अब जब एसेंट्रिसिटी निकल के आ गई, हम क्या निकाल सकते हैं, वर्टिकल प्रेशर निकाल सकते हैं टो और हील पे। वंस वर्टिकल प्रेशर एट टो एंड हील इज नोन टू अस, डिजाइनिंग कैन बी डन। डिजाइनिंग पता चल जाएगी हमें, डिजाइनिंग इज कंप्लीटेड। तो ये डिजाइनिंग का तरीका बन गया। तो ये सारे स्टेप्स आपको ध्यान रखने, दीज स्टेप्स आर टू बी टेकन प्रॉपर केयर ऑफ। नोटेड। कर लिया।
चले चलो, सो डिजाइनिंग इज कंप्लीटेड, आगे बढ़ते हैं। सो विल कंटिन्यू। देखिए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, नेक्स्ट एंड वन ऑफ द मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट ऑफ रेफरेंस इज एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ द डैम। अब क्या होती है एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ द डैम? व्हाट इज बीइंग टर्म्ड एज एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ द डैम? The elementary profile of the dam is subjected to only external water pressure on the upstream side. Elementary profile of dam वो प्रोफाइल होती है डैम की जिसके ऊपर सिर्फ क्या लग रहा है, एक्सटर्नल वाटर प्रेशर लग रहा है, वो भी अपस्ट्रीम साइड पे। ये एक राइट एंगल ट्राइंगल होता है जिसकी विड्थ 0 होती है कहाँ पे, अपस्ट्रीम वाटर लेवल पे, और बेस विड्थ b होती है बॉटम पे। यानी इसकी जो शेप निकल के आएगी वो किसकी तरह होगी, इट्स शेप विल बी वेरी सिमिलर टू दैट ऑफ द हाइड्रोस्टैटिक प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। इस बात को समझने के लिए डायग्राम देखो। तो एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ डैम, इसको मैंने शेड कर दिया। एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ डैम राइट एंगल ट्राइंगल है जिसकी शेप किसके जैसी है, वाटर प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम जैसी है। इसकी जो टॉप विड्थ है वो 0 है, बेस विड्थ कितनी है, b है। टॉप विड्थ 0, बेस विड्थ इज इक्वल टू b। इसके ऊपर क्या लगता है, वाटर प्रेशर लगता है, बस वो भी अपस्ट्रीम साइड पे। तो अगर मैं फोर्सेस की बात करूं, कौन कौन से फोर्सेस लग रहे हैं, वाटर प्रेशर ऑन दी अपस्ट्रीम साइड, सेल्फ वेट एक्टिंग इन दी डाउनस्ट्रीम साइड और डाउनवर्ड डायरेक्शन, अपलिफ्ट प्रेशर एक्टिंग इन दी अपवर्ड डायरेक्शन। तो देखो प्रेशर की वैल्यू कितनी होगी, प्रेशर इज गामा डब्ल्यू एच। प्रेशर फोर्स की वैल्यू कितनी होगी, एरिया ऑफ द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम हाफ बेस इनटू हाइट, ये एरिया निकल के आ गया, एरिया ऑफ द प्रेशर डिस्ट्रीब्यूशन डायग्राम। वेट, सेल्फ वेट, वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट इनटू यूनिट वेट। वॉल्यूम ऑफ द कंक्रीट कैसे निकालेंगे, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल हाफ बेस इनटू हाइट, वॉल्यूम के लिए मल्टीप्लाई किया 1 से, लेंथ ले रखी है 1 इनटू यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट, ये भी निकल के आ गया। अपलिफ्ट प्रेशर कैसे निकाला, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, एरिया ऑफ दिस ट्रायंगल, सो हाफ बेस इनटू हाइट। अब हाइट में हमने सी लगा दिया, सी है सीपेज कोफिशिएंट। अगर आप सीपेज कंसीडर कर रहे हो या अपलिफ्ट कंसीडर कर रहे हो तो उस केस में सी की वैल्यू 1। अगर आप अपलिफ्ट कंसीडर नहीं कर रहे हो तो सी की वैल्यू 0 एंड द वैल्यू ऑफ सी इज केप्ट टू 0। तो ये 3 फोर्स लगेंगे हमारी एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ डैम के ऊपर। दीज आर 3 फोर्सेस व्हिच विल बी सब्जेक्टेड टू एलिमेंट्री प्रोफाइल ऑफ द डैम। नाउ इफ आई हैव टू प्रिवेंट द ओवरटर्निंग, तो हम बोलेंगे रेजिस्टिंग मोमेंट शुड बी मोर देन ओवरटर्निंग मोमेंट। रेजिस्टिंग मोमेंट कौन प्रोड्यूस करेगा, वेट। लीवर आर्म कितनी है इसकी, लीवर आर्म हो जाएगी 2b/3। ओवरटर्निंग कौन कराएगा, वाटर प्रेशर फोर्स, लीवर आर्म h/3। अपलिफ्ट फोर्स, इसकी लीवर आर्म भी कितनी है, सेम 2b/3। तो हम बोलेंगे रेजिस्टिंग फोर्स या रेजिस्टिंग मोमेंट वेट इंटू 2b/3, ये रेजिस्टिंग है, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ओवरटर्निंग मोमेंट। हमने W यानी वेट, वाटर प्रेशर फोर्स और अपलिफ्ट प्रेशर तीनों की मैग्नीट्यूड को सब्स्टिट्यूट करना है, तीनों का मैग्नीट्यूड निकाल रखा है मैंने यहाँ पे। सब्स्टिट्यूट करोगे कंडीशन निकल के आ जाएगी that B should be greater than equal to H upon twice of specific gravity of concrete minus seepage constant। अब सीपेज कांस्टेंट 1 भी ले सकते हो आप, 0 भी ले सकते हो, वो डिपेंड करेगा सिचुएशन के ऊपर। इट विल डिपेंड अपॉन द सिचुएशन, इट कैन बी टेकन एज 0, इट कैन बी टेकन एज 1 आल्सो, 1 भी ले सकते हैं। अब अगर आपको मिनिमम विड्थ निकालनी है तो डिनोमिनेटर क्या होना चाहिए, मैक्सिमम होना चाहिए। डिनोमिनेटर के मैक्सिमम होने के लिए सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, डिनोमिनेटर के मैक्सिमम होने के लिए सी की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, 0 होनी चाहिए। द वैल्यू ऑफ सी मस्ट बी इक्वल टू 0। तो ये मिनिमम विड्थ आ गई टू प्रिवेंट दी ओवरटर्निंग, ओवरटर्निंग को प्रिवेंट करने के लिए। उसी तरीके से, अच्छा सवाल ही पूछा हुआ है, सवाल पूछा हुआ है तो लोग भैया सवाल कर देते हैं, क्या इशू है इसके अंदर। तो अगर हम प्रॉब्लम देखें तो प्रॉब्लम बोल रहा है फॉर अ सेफ्टी ऑफ द कंक्रीट डैम अगेंस्ट ओवरटर्निंग व्हाट मस्ट बी द विड्थ ऑफ द डैम ऑफ अ रेक्टेंगुलर क्रॉस सेक्शन ऑफ हाइट 10 मीटर। तो इसका क्रॉस सेक्शन रेक्टेंगुलर है, ठीक है, हाइट कितनी दे रखी है इसकी, 10 मीटर दे रखी है। इफ द हाइट ऑफ द वाटर ऑन द स्टोरेज साइड और वन साइड इज 9 मीटर, हाइट जो है पानी की एक साइड पे 9 मीटर की है, 9 मीटर। यूनिट वेट दे रखा 10 किलोन्यूटन पर मीटर क्यूब, यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट दे रखी है। इग्नोर द इफेक्ट ऑफ अपलिफ्ट, अपलिफ्ट का इफेक्ट भी इग्नोर करने के लिए बोल रहा है। क्या पूछा है इसने, विड्थ पूछी हुई है, निकाल सकते हैं। तो एक तो वाटर प्रेशर फोर्स लगेगा और एक सेल्फ वेट लगेगा, कैलकुलेट कर लो। तो सॉरी सेल्फ वेट ब्लू कलर से है ना, तो सेल्फ वेट, तो सेल्फ वेट इनटू बोलोगे नेट ओवरटर्निंग मोमेंट शुड बी ग्रेटर देन, सॉरी रेजिस्टिंग मोमेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ओवरटर्निंग मोमेंट, रेजिस्टिंग मोमेंट शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू ओवरटर्निंग मोमेंट। सो वेट इनटू b/2
resisting moment should be greater than equal to overturning moment, P into H by 3. So this is the situation. weight कितना है इसका, एरिया कितनी है, एरिया हो जाएगी इसकी B इंटू 10 इंटू 1 इंटू यूनिट वेट ऑफ कॉन्क्रीट 25 इंटू B बाई 2. दिस शुड बी इक्वल टू वाटर प्रेशर. वाटर प्रेशर कितना होगा, हाफ गामा W H स्क्वायर 9 स्क्वायर फिर है 9/3. सो 9/3 तो 10 कैंसल आउट हो गया, B ये कैंसल आउट हो गया, दिस इज कैंसल्ड आउट. यहाँ पर है B स्क्वायर इज ग्रेटर देन इक्वल टू 9³/3 यानी ग्रेटर देन इक्वल टू 9 का होल स्क्वायर 3. तो B की वैल्यू क्या होनी चाहिए, और डिवाइड बाय 25 इंटू 25 तो कैंसल आउट हो गया. सो 1 इंटू 25 तो B शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू वॉट, √3 इंटू 9/5. सो √3 इंटू 9/5 मीटर. तो मिनिमम विड्थ निकल के आ गई हमारे डैम की. दिस इज द मिनिमम विड्थ ऑफ द डैम विच इज रिक्वायर्ड. सिंप्लीफाई करके निकाल लिया हमने. नोट कर लिया सबने. चलिए आगे. डन. हो गया. चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट, नाउ टू प्रिवेंट द डेवलपमेंट ऑफ द टेंशन. अगर हमें टेंशन डेवलप नहीं होने देनी, उस सिचुएशन के अंदर क्या कंडीशन है. पीछे हमने क्या दी, एसेंट्रिसिटी की वैल्यू B/6 से कम होनी चाहिए. एसेंट्रिसिटी को कितना रखा हमने, B/2 - x बार. इसका मतलब हमारे x बार की वैल्यू क्या होनी चाहिए, इट मींस x बार की वैल्यू क्या निकल के आनी चाहिए. तो ये हमारा x बार आ गया. तो ये मेरी कंडीशन आ गई, B/3 शुड बी लेस देन इक्वल टू x बार. और x बार अभी मैंने पीछे निकाल के दिया था आपको, नेट मोमेंट टू द नेट vertical force. So net moment to the net vertical force. So B/3 should be less than equal to, net moment कैसे लिखें, net resisting moment, net overturning moment. So net resisting moment, net overturning moment to the net vertical force. So net vertical force, net vertical force क्या होगा, self weight uplift B/3. तो सेल्फ वेट अपलिफ्ट और ये आ गया हमारा B/3 लेस देन इक्वल टू रेजिस्टिंग मोमेंट. रेजिस्टिंग मोमेंट कितनी है, वेट इंटू 2B/3. और ओवरटर्निंग कौन कौन प्रोड्यूस कर रहा है, एक तो वाटर प्रेशर और एक हमारा अपलिफ्ट.
2v/3, तो कैंसल आउट कर दिया, सो इट इज बीइंग कैंसल्ड आउट। तो ये कैंसल आउट हुआ, कैंसल आउट हुआ, क्या रिलेशनशिप मिली मुझे यहाँ से, देखो ये 2b है और ये b है, ये इधर जाएगा सब्ट्रैक्ट हो जाएगा, तो आ गया BW माइनस यू शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू व्हाट, पीएच। ये पीएच से ज़्यादा होनी चाहिए, पीएच इधर आएगा, ये इधर आएगा, वैल्यू पुट करो, इफ़ यू पुट दी वैल्यू यू विल गेट द रिजल्ट। तो बी की वैल्यू किससे ज़्यादा होनी चाहिए, इसको और सिंप्लीफाई कर सकते हो, यू कैन फर्दर सिंप्लीफाई दिस। तो अगर मैं इसको और सिंप्लीफाई करूँ, वेट डालूँ और यहाँ पे सब्स्टिट्यूट करूँ, सो दिस कम्स आउट टू बी बी स्क्वायर specific gravity of concrete minus seepage constant should be greater than equal to h square। तो आ गया रिजल्ट, b should be greater than equal to what, h upon square root of specific gravity of concrete minus seepage coefficient। seepage coefficient कितनी है हमारी, c, c is our seepage coefficient। ना मिनिमम वैल्यू निकालनी है विड्थ की, सो इफ मिनिमम वैल्यू ऑफ विड्थ इज टू बी कंप्यूटेड, तो हम c की वैल्यू कितनी पुट कर देंगे, c की वैल्यू c की वैल्यू 0 पुट कर देंगे। So if minimum value of width is to be computed, the value of c is to be used as 0, तो b मिनिमम आ जाएगा। स्पेसिफिक ग्रेविटी डालो कंक्रीट की 2.5 है। अब देखो ये b मिनिमम मैंने निकाला ओवर टर्निंग से, पीछे आई थी b मिनिमम ओवर टर्निंग से, ये रही h अपॉन स्क्वायर रूट ऑफ 2 स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कंक्रीट। तो ये मेरी b मिनिमम आई थी ओवर टर्निंग से, ये मेरी b मिनिमम आई है टेंशन से। एग्जाम्पल भी लिया, मान लिया हाइट है हमारे डैम की 100 मीटर, यहाँ से आ रही है 44 मीटर, यहाँ से आ रही है 63 मीटर। तो मुझे अगर दोनों चीज़ें इंश्योर करानी है, मतलब टेंशन भी नहीं होने देनी और ओवर टर्निंग भी नहीं होने देनी, मुझे मिनिमम विड्थ कितनी रखनी पड़ेगी, 63.2 मीटर रखनी पड़ेगी। इसका मतलब ये हुआ कि जो मिनिमम विड्थ निकल के आती है टेंशन क्राइटेरिया से, वो ज़्यादा क्रिटिकल होती है। इट मीन्स मिनिमम विड्थ विच इज बीइंग फाउंड यूजिंग टेंशन क्राइटेरिया इज मोर क्रिटिकल देन विच इज बीइंग फाउंड यूजिंग ओवर टर्निंग क्राइटेरिया। जो ओवर टर्निंग क्राइटेरिया होती है उससे ज़्यादा क्रिटिकल निकल के आती है। क्लियर है? क्लियर है? नोट कर लो फटाफट। डन। चलिए नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस। नाउ टू प्रिवेंट दी स्लाइडिंग फेलियर, स्लाइडिंग फेलियर से बचने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमें रेजिस्टिंग फोर्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू स्लाइडिंग फोर्स रखना पड़ेगा। सो टू प्रिवेंट दी स्लाइडिंग फेलियर द रेजिस्टिंग फोर्स शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू स्लाइडिंग फोर्स। रेजिस्टिंग फोर्स कौन प्रोड्यूस करेगी, रेजिस्टिंग फोर्स कौन प्रोड्यूस करेगा, जो फ्रिक्शन है वो प्रोड्यूस करेगा। तो म्यू इंटू एन, एन की वैल्यू क्या होगी, वेट माइनस, तो ये वेट है, ये अपलिफ्ट प्रेशर है, शुड बी ग्रेटर देन इक्वल टू स्लाइडिंग फोर्स। स्लाइडिंग फोर्स कौन प्रोड्यूस करेगा, हमारा वाटर प्रेशर। तो यहाँ से अगर मैं कैलकुलेट करूँ मिनिमम विड्थ कितनी निकल के आती है, तो मिनिमम विड्थ कम्स आउट टू बी h अपॉन म्यू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कंक्रीट माइनस सीपेज कोफिशिएंट। अगर मिनिमम विड्थ निकालनी है c की वैल्यू 0 पुट कर दो, पुट c इक्वल्स टू 0, तो b मिनिमम कितना निकल के आ रहा है, तो b मिनिमम कम्स आउट टू बी h अपॉन म्यू इनटू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कंक्रीट। यहाँ पे भी आप स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कंक्रीट पुट करो 2.5, so put the value of specific gravity of concrete as 2.5, म्यू की वैल्यू कितनी ले सकते हो 0.5, कोफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इट कैन बी टेकन एज 0.7, तो बी मिनिमम निकाल रहे हो, यहाँ से आ रही है 57, अगर मैं एच की वैल्यू 100 मान लूँ, 0.571 पीछे कितनी थी 0.63, तो यहाँ से आ रही है 63, यहाँ से आ रही है 57। इसका मतलब ये है कि स्लाइडिंग फेलियर, टेंशन फेलियर, कंप्रेशन फेलियर, तीनों में से सबसे क्रिटिकल कौन है, टेंशन फेलियर ही है। तो बी मिनिमम फ्रॉम टेंशन क्राइटेरिया वाज 0.632 एच, मोर क्रिटिकल। तो ये जानकारी भी आपको यहीं पे दे दी, दिस इंफॉर्मेशन इज गिवन हियर ओनली, तो वो ज़्यादा क्रिटिकल निकल के आएगी, दैट कम्स आउट टू बी मोर क्रिटिकल।
क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, टू प्रिवेंट द कंप्रेशन फेलियर क्या करें? नाउ टू प्रिवेंट द कंप्रेशन फेलियर हमारा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट से कम होना चाहिए. हमारी सिग्मा 1 की वैल्यू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ से कम निकल के आनी चाहिए. मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना निकाला पीछे आपने? पी वी सेक स्क्वायर अल्फा माइनस पी डैश टेन स्क्वायर अल्फा. इसकी मैक्सिमम वैल्यू होने के लिए पी डैश की वैल्यू जीरो डाली हमारी. टेन अल्फा कितना है हमारा? जो डाउन स्ट्रीम फेस एंगल बना रहा था वर्टिकल के साथ, ये अल्फा है, तो ये वाली वैल्यू 90 माइनस अल्फा है, ये 90 है. एलिमेंट्री प्रोफाइल में ये अल्फा हो गया, ये अल्फा हो गया, तो ये एच है, ये बी है. टेन अल्फा इज इक्वल टू परपेंडिकुलर बाय बेस, तो ये हमारी परपेंडिकुलर बाय बेस बन गई. तो वैल्यू पुट करेंगे इसके अंदर, पीवी की वैल्यू डाली पीछे निकाल रखे पीवी की वैल्यू. फिर हमने सेक स्क्वायर अल्फा को 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा लिखा, सिंप्लीफाई किया इसे. अगर मैं इसको सिंप्लीफाई करता हूँ रिजल्ट क्या निकल के आता है? if I simplify this the result comes out to be, रिजल्ट निकल के आती है नेक्स्ट पेज पे. हमारी जो हाइट है इट शुड बी लेस देन इक्वल टू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट बाय गामा डब्ल्यू स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कंक्रीट माइनस सी प्लस 1. क्लियर है? तो यहाँ से आप हाइट निकाल सकते हो. नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, आपने शेयर स्ट्रेस निकाली थी टो पे, पी वी माइनस पी डैश टेन अल्फा. इसकी मैक्सिमम वैल्यू के लिए पी डैश की वैल्यू जीरो पुट करी, टेन अल्फा की वैल्यू डाल दी. इसका मतलब शेयर स्ट्रेस एट टो कैन ऑल्सो बी कंप्यूटेड इन टर्म्स ऑफ द हाइट. सो गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर रूट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कंक्रीट माइनस सीपेज कांस्टेंट. सीपेज कांस्टेंट हमारा सी है, सीपेज कांस्टेंट इज सी. क्लियर है? चलो आगे बढ़ते हैं. नेक्स्ट क्या पूछा हुआ है? नेक्स्ट प्रॉब्लम आ गई है इसके ऊपर. ठीक है भैया, प्रॉब्लम देख लेते हैं. व्हाट द प्रॉब्लम बीइंग आस्क्ड? A masonry dam 8 meter high. So masonry dam 8 meter high, 1.5 meter wide, and at top and 5 meter wide at the base retains the water at the depth of 7.5 meter. ठीक है. The water face of the dam being vertical. So water face of the dam being vertical. If the weight of the water is 9.8 kilonewton per meter cube. 9.8 kilonewton per meter cube. ठीक है. Weight of the masonry is 22 kilonewton per meter cube. The maximum intensity of the stress developed at the base will be nearly. अच्छा, मैक्सिमम इंटेंसिटी कितनी डेवलप होगी, यानी पीवी निकालना है आपको. यू टू कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ पीवी. तो पीवी की वैल्यू निकालनी है. ठीक है. सो मैक्सिमम इंटेंसिटी कैन बी कंप्यूटेड, कोई बड़ा इशू नहीं है इसके अंदर. 8 मीटर हाई है, 1.5 मीटर वाइड है टॉप पे और 5 मीटर बेस पे. सो 5 मीटर एट द बेस.
तो ये सिचुएशन है। ये 1.5 है, ये 1.5 है, ये 3.5 हो जाएगा। और हाइट कितनी है इसकी? 8 मीटर है। सो हाइट इज 8 मीटर। सो अवर एम इज टू कैलकुलेट व्हाट? पीवी। हमारा एम है पीवी कैलकुलेट करना। पानी कहाँ तक रिटेन करके बैठा है? 7.5 मीटर तक रिटेन करके बैठा है। सो वाटर इज रिटेन्ड अप टू 7.5 मीटर। सो पीवी कितनी होती है हमारी? सिग्मा वी बाय बी मैक्सिमम पूछ रहा है, 1 प्लस 6 ई बाय बी। सो 1 प्लस 6 ई बाय बी। तो इसका मतलब क्या निकालना पड़ेगा? पहले ई निकालनी पड़ेगी। ई इज इक्वल टू वॉट? ई इज इक्वल टू बी बाय 2। ई इज इक्वल टू बी बाय 2 माइनस एक्स बार। ई की वैल्यू हो जाएगी हमारी बी बाय 2 माइनस एक्स बार। ठीक है, एक्स बार के लिए क्या चाहिए होगा? नेट मोमेंट टू द नेट वर्टिकल फोर्स। सो नेट मोमेंट। सो नेट मोमेंट कैसे निकाले? तो रेजिस्टिंग मोमेंट ओवर टर्निंग मोमेंट, नेट वर्टिकल फोर्स। तो निकालो टोटल वेट कितना आएगा। एक ट्रायंगल का आएगा और एक रेक्टेंगल का आएगा। सो ट्रायंगल और रेक्टेंगल का, ट्रायंगल और रेक्टेंगल का वेट निकाल सकते हैं। ट्रायंगल और रेक्टेंगल का वेट, तो ट्रायंगल का निकालना है 1.58 इंटू यूनिट वेट ऑफ कंक्रीट 22 प्लस हाफ इंटू 3.5 इंटू 22। ये तो रेक्टेंगल, ये ट्रायंगल। फिर मुझे मल्टीप्लाई करना पड़ेगा इनके लीवर आर्म से। ये वेट लिखा हुआ है, ये तो वेट लिखा हुआ है। इनका लीवर आर्म, इनका लीवर आर्म कितना होगा? व्हाट अबाउट द लीवर आर्म ऑफ दिस? तो इसके अगर मैं लीवर आर्म कैलकुलेट करूं, सो रेजिस्टिंग मोमेंट है ना ये तो हमारा, तो ये आएगा 1.5। तो टोटल में से घटा दो 5 माइनस 0.75 और प्लस रेक्टेंगल हो गया ट्रायंगल, हाफ बेस इंटू हाइट 3.5 इंटू 8 इंटू यूनिट वेट। ये मेरा वेट आ गया ट्रायंगुलर पोर्शन का। अगर ये वेट आ गया ट्रायंगुलर पोर्शन का, इफ दिस इज द वेट ऑफ द ट्रायंगुलर पोर्शन, इसकी मोमेंट 2/3 टाइम्स ऑफ 3/5। तो ये तो वेट आया, ये मोमेंट निकल के आई। जैसे दी वेट जैसे दी मोमेंट, ये मेरी रेजिस्टिंग मोमेंट आई है टोटल। ओवर टर्निंग मोमेंट, ओवर टर्निंग मोमेंट हाफ गामा डब्ल्यू एच स्क्वायर 7.5 का होल स्क्वायर इंटू 7.5/3। h/3 पे लगेगी है, तो ये मेरी ओवर टर्निंग मोमेंट निकल के आई। तो ये तो हमारी नेट मोमेंट निकल के आई है। डिवाइड बाय द वर्टिकल फोर्स। नेट वर्टिकल फोर्स कितना होगा हमारा? ये ट्रायंगुलर पोर्शन और रेक्टेंगुलर पोर्शन। तो ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर पोर्शन निकाल लेंगे। विल कैलकुलेट ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर पोर्शन। सो ट्रायंगुलर और रेक्टेंगुलर पोर्शन की वैल्यू कैलकुलेट करो। तो 22 और 8 तो कॉमन है, 1.5 निकाल लिया और यहाँ पे आ गया हाफ इंटू 3.5। ये हमारी एक्स बार है, दिस इज अवर एक्स बार। तो यहाँ से आप एक्स बार निकाल लीजिए, यहाँ पे पुट करो और सेंट्रिसिटी निकाल लो। वैल्यू पुट करो वी की, आंसर निकल के आ जाएगा हमारा। यू विल गेट द आंसर। तो हमारी वैल्यू आती है एक्स बार की, एक्स बार की वैल्यू निकल के आ जाती है हमारी, यहाँ से सिंप्लीफाई करेंगे। मैं डायरेक्टली बता देता हूँ ना आपको, तो सेंट्रिसिटी की वैल्यू निकाल के दे देता हूँ मैं आपको। आई गिव यू द वैल्यू ऑफ सेंट्रिसिटी। तो अगर सेंट्रिसिटी की वैल्यू निकालें, इट इज इक्वल टू b/2 5/2 माइनस एक्स बार। 5/2 माइनस एक्स बार, सो इट कम्स आउट टू बी 0.49। ये वैल्यू आती है हमारी 0.4। तो सिग्मा बी बाई वी, सिग्मा बी बाई वी डाल दो यहाँ से उठा के।
तो ये रेक्टेंगुलर पोर्शन है, ये ट्रायंगुलर पोर्शन है, ये है 264 प्लस 308 डिवाइड बाय 5, so 1 प्लस 6 इंटू 0.49 डिवाइड बाय 5। यहाँ से पीवी निकाल लो, तो पीवी की वैल्यू कैलकुलेट कर लो, इट कम्स आउट टू बी 182। सो आंसर आ गया हमारा बी। सो आंसर कम्स आउट टू बी बी। तो मैक्सिमम प्रेशर निकालने के लिए बोला था, मैक्सिमम प्रेशर निकाल लिया। क्लियर है? नोटेड। चलो आगे बढ़ते हैं। लास्ट टॉपिक ऑफ डिस्कशन, हाई एंड लो ग्रेविटी डैम। अभी पीछे हमने ये डिस्कस किया था कि फॉर नो कंप्रेशन फेलियर हमारी जो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस है, इट शुड बी लेस देन इक्वल टू द कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ द डैम। तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू निकाली थी गामा डब्ल्यू एच स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कंक्रीट माइनस C+1। यहाँ से हमने हाइट भी कैलकुलेट कर ली थी कि एच की वैल्यू कंप्रेसिव स्ट्रेंथ ऑफ कंक्रीट गामा डब्ल्यू जी सी माइनस C+1 से कम आनी चाहिए। अगर मैं अपलिफ्ट कंसीडर नहीं करूँ क्योंकि मुझे क्रिटिकल हाइट निकालनी है, तो मैक्सिमम वैल्यू इसके लिए C0, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कंक्रीट डाल दिया 2.5, मैक्सिमम हाइट कैलकुलेट करी, इट कम्स आउट टू बी 90 मीटर। सो एच मैक्स की वैल्यू मेरी कितनी आ रही है? 90 मीटर आ रही है। इसका मतलब है दी हाइट ऑफ द डैम इज मोर देन 90 मीटर, इसका मतलब ये हाई ग्रेविटी डैम है। लेस देन आ गई तो इसका मतलब लो ग्रेविटी डैम है। तो कंडीशन आगे निकल के हमारी, सो लो ग्रेविटी डैम एच इज लेस देन एच मैक्स, हाई ग्रेविटी डैम एच इज मोर देन एच मैक्स। तो लो ग्रेविटी डैम में तो कोई इशू नहीं है, फेलियर नहीं होगा। पर अगर हाई ग्रेविटी डैम है, एच की वैल्यू एच मैक्स से ज़्यादा है, उस सिचुएशन में हम क्या करते हैं? देन व्हाट इज टू बी डन? उस सिचुएशन के अंदर आपको कंडीशन दे रखी है, ये देखो। हमने तो एलिमेंट्री प्रोफाइल की हाइट निकाली थी, दिस वाज द हाइट ऑफ द एलिमेंट्री प्रोफाइल, जो पीछे कैलकुलेट करके आए थे आप। तो एलिमेंट्री प्रोफाइल की हाइट निकाली। नेक्स्ट पॉइंट ऑफ रेफरेंस, हमें फ्री बोर्ड देना पड़ता है, टॉप पे विड्थ देनी पड़ती है रोड बनाने के लिए। तो जैसे ही आप फ्री बोर्ड दोगे, टॉप पे विड्थ प्रोवाइड करोगे, हमारा रिजल्टेंट है टो के पास शिफ्ट हो जाएगा, तो ओवर टर्निंग के चांसेस बढ़ जाएंगे, टेंशन फेलियर के चांसेस बढ़ जाएंगे। तो सीजी को टो से दूर ले जाने के लिए हम एक्स्ट्रा कंक्रीट मिलाते हैं अपस्ट्रीम साइड पे। तो एडिशनल कंक्रीट इज टू बी प्रोवाइडेड ऑन द अपस्ट्रीम साइड। तो ये प्रैक्टिकल जानकारी दे दी आपको, प्रैक्टिकल इन्फॉर्मेशन इज गिवन टू यू। ये तो मैंने मेंशन कर ही दिया था आपको, दिस आई मेंशनड। फ्री बोर्ड की वैल्यू कितनी दे सकते हो? फ्री बोर्ड की वैल्यू दे सकते हो आप 4 to 5% ऑफ द डैम हाइट, और 3/2 HW। HW इज हाइट ऑफ द वेव। दिस इज द फ्री बोर्ड। फ्री बोर्ड क्यों दिया जाता है? फ्री बोर्ड इज ऑलवेज बीइंग प्रोवाइडेड फॉर व्हाट? फ्री बोर्ड की वैल्यू दी जाती है एडिशनल वॉल्यूम को अकोमोडेट करने के लिए, टू अकोमोडेट द एडिशनल वॉल्यूम। The maximum height of the masonry dam of a triangular section whose base width is B and specific gravity is S। निकाल सकते हैं पीछे, मैक्सिमम हाइट पूछ रहा है ये, मैक्सिमम हाइट इज बीइंग आस्क्ड, तो कैन बी कंप्यूटेड। मेरे ख्याल से 2-3 सवाल ही बचे हो, 2-3 प्रॉब्लम्स आर लेफ्ट, निकाल सकते हैं, फिर तो थ्योरी ऑफ सीपेज स्टार्ट हो जाएगी। सो मैक्सिमम हाइट ऑफ द डैम, कौन सी कंडीशन से निकाल सकते हो? फ्रॉम विच कंडीशन इट कैन बी कंप्यूटेड? सी की वैल्यू 0 पुट कर दो, अभी निकाली दिया आपने, एच इज लेस देन इक्वल टू एफ अपॉन गामा डब्ल्यू जी सी माइनस C+1, यहीं से कैलकुलेट किया था। फ्रॉम हेयर ओनली इट वाज बीइंग कंप्यूटेड। बेस विड्थ भी दे रखी है, सो बेस विड्थ इज बी।
तो मिनिमम विड्थ वाला कंसेप्ट लगेगा, क्योंकि बी तो आ ही नहीं रहा यहाँ पे, क्योंकि इसमें बी नहीं आ रहा, तो मिनिमम विड्थ वाला कंसेप्ट लगा रहा हूँ कि बी की वैल्यू किससे ज़्यादा होनी चाहिए, एच स्क्वायर रूट ऑफ जी सी माइनस सी। अपलिफ्ट को जीरो किया तो एच की वैल्यू क्या निकल के आ गई, बी स्क्वायर रूट ऑफ स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉन्क्रीट, स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ कॉन्क्रीट इज एस, तो आंसर कम्स आउट टू बी, आंसर हमारा ये निकल के आता है। सो आंसर कम्स आउट टू बी है। The volume of the water below the minimum pool level in the reservoir is known as dead storage. ये वैसे तो आपके इरिगेशन का पार्ट है या हाइड्रोलॉजी का भी पार्ट है, हाइड्रोलॉजी में भी आता है, बट यहाँ पे मैंने सवाल आया था तो बता दिया डायरेक्टली, आगे करेंगे इसको, we'll discuss this point in detail, पर अभी के लिए the volume of the water below the minimum pool level in the reservoir is known as dead storage. इसको dead storage बोला जाता है। तो मिनिमम पूल लेवल के नीचे जितना भी पानी होगा उसको हम डेड स्टोरेज बोल देते हैं, दैट इज टेक्निकली टर्म्ड एज डेड स्टोरेज। Next, the base width B of the elementary profile of the gravity dam H is B. The specific gravity is this. Uplift. The relationship between no tension at the heel is given by. The correct relationship for the no tension at the heel is given by. तो पीछे बता दिया था। एलिमेंट्री प्रोफाइल है, टेंशन नहीं होने के लिए ये रही कंडीशन पीछे, तो डायरेक्टली निकाल के बताया हुआ है पीछे, फॉर नो टेंशन। कहाँ गया, B should be greater than equal to H upon square root of GC minus C। तो B by H की वैल्यू कितनी होनी चाहिए, वन अपॉन जी सी माइनस सी, यहाँ पे C की जगह K बोला हुआ तो K बोल दिया। नेक्स्ट, at the base of the gravity dam section the vertical stress at the toe was found to be, last problem, toe was found to be 2.4 MPa. If the downstream face of the dam has a slope of 0.707 horizontal is to vertical, and if there is no tailwater, the maximum vertical stress at the toe of the dam. तो मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछ रहा है ये, मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस पूछ रहा है, सिग्मा 1 इज इक्वल टू पी वी सेक स्क्वायर अल्फा माइनस पी डैश टेन स्क्वायर अल्फा थी, दिस वाज द वैल्यू वेयर, तो सिग्मा हमने निकाल रखा था, तो मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस हमने कैलकुलेट किया हुआ पीछे, सो वी फाउंड द वैल्यू ऑफ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, तो उसी को अप्लाई करना है आपको मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस की वैल्यू को। तुम्हारा मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस कितना था, सो दिस वाज द वैल्यू ऑफ मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस, ये तो जीरो है, पीवी की वैल्यू कितनी है 2.4 इंटू 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, और ये हमारी वैल्यू है अल्फा की, ये वैल्यू है अल्फा की, क्या दे रखी है आपको 0.74707 हॉरिजॉन्टल और 1 वर्टिकल, सो 2.4 1 प्लस टेन स्क्वायर अल्फा, टेन स्क्वायर अल्फा की वैल्यू पुट कर देंगे, सो 10 अल्फा पुट कर दो परपेंडिकुलर बाय बेस, सो 0.707 का होल स्क्वायर, 0.707 का होल स्क्वायर आ जाएगा, खत्म कहानी, सिंप्लीफाई करके निकाल लो कितना आ रहा है, सिंप्लीफाई एंड कैलकुलेट। सो दिस इज द वैल्यू ऑफ द मेजर प्रिंसिपल स्ट्रेस और मैक्सिमम प्रिंसिपल स्ट्रेस, मैक्सिमम बोल दो मेजर बोल दो एक ही बात होती है, इट इज वन एंड द सेम थिंग। चेक करके देखो क्या रिजल्ट आ रहा है। So it comes out to be 3.6 MPa. So this completes our discussion. अब आगे मैं सी पेज से स्टार्ट कर दूंगा, I'll start with the सी पेज। सी पेज का भी मेरे ख्याल से एक लेक्चर तो हो ही गया, हाँ उसके आगे कंटिन्यू करेंगे। सी पेज हमारी हो गई है खोसला थ्योरी तक, नहीं सी पेज भी कंप्लीट हो गया है, तो आगे नेक्स्ट टॉपिक पढ़ लेंगे, इसके बाद वाटर लॉगिंग वाला कंसेप्ट करेंगे। चलिए, थैंक यू एवरीवन, थैंक यू।